नमस्कार। नमस्कार, मैं मंजरी शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं अपनी दो कहानियाँ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। नमस्कार त्रिलोकनाथ जी। आज मैं आपके समक्ष दो कहानियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एक, जैसे कि मुझे आप जानते हैं कि बच्चों की कहानियाँ लिखने का बहुत शौक़ है, तो एक कहानी है बच्चों की और दूसरी है बड़ों की। आज पहली बार मैं आपको वो भी सुनाऊंगी। और त्रिलोकनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस मंच पर फिर से प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान किया और आपके साथ मैं अपनी कहानियाँ शेयर कर सकूँ। तो जैसे कि नया साल है, अभी तक हम लोग सब एक दूसरे को विश ही कर रहे हैं, तो आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी तरह से मेरा जो बच्चों वाली कहानी है उसमें जंबो है, एक हाथी है गोल मटोल प्यारा सा, उसका भी नया साल है। तो ये है, कहानी का शीर्षक है जंबो का नया साल। मैं आपको पहले बच्चों वाली कहानी सुना रही हूँ। जंबो कहाँ चला गया है? जंबो की माँ ने गन्ना चूसते हुए कहा। अरे कहाँ जाएगा, यहीं कहीं खेल रहा होगा। जंबो के आलसी भाई बंगो ने तुरंत जवाब दिया। उसे डर था कि कहीं उसे ही जंबो की खोज में ना दौड़ा दिया जाए। गन्ना बहुत मीठा और रसीला है, बंगो बोला। अब तुम गन्ना खाने में ही लगे रहोगे या जंबो को ढूंढने भी जाओगे? माँ ने गन्ने को एक और रखते हुए गुस्से से कहा। अगर ये गन्ना खत्म होने तक जंबो नहीं आया तो मैं उसे ढूंढने तुरंत चला जाऊंगा, चाहे मुझे नदी पार करके ही क्यों ना जाना पड़े। बंगो ने जवाब दिया और मन ही मन में सोचने लगा कि अब रात से पहले तो किसी भी कीमत पर मुझे ये गन्ना छोड़ना ही नहीं है, चाहे इसे चबाते चबाते मेरे सारे दांत ही क्यों ना टूट जाएं। उधर जंबो हाथी हमेशा की तरह बंगो की नजरें बचाता हुआ सुबह की सैर पर निकला था। वो जानता था कि उसका आलसी भाई बंगो अगर उसके साथ सैर पर निकला तो वो आधे रास्ते से ही या तो उसे वापस ले जाएगा और या कहेगा अरे मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, हाथी भी भला कहीं चलते हैं, और ये कहकर कहीं बैठ जाएगा। तो इस कारण जंबो जो था वो सैर पर, मतलब उसके जाने का क्रम नहीं टूटे, इसीलिए वो बंगो को अपने साथ नहीं ले गया और छुप कर निकल गया। जंबो को ठंडी ठंडी हवा भी बहुत अच्छी लग रही थी। तभी पीलू हिरन उधर से निकला और बोला, क्या जंबो, फिर से तुम बंगो से छुप के जा रहे हो सैर पे? हाँ, उससे छुप के ही जाना पड़ता है, वरना वो मुझे जाने भी नहीं देगा। नया साल आने वाला है ना, और मैं सोच रहा हूँ कि साल के पहले दिन सोचने से कोई काम पूरा नहीं होता, इसीलिए मैं अभी से सैर को जाना मैंने शुरू कर दिया है। 1 महीने पहले से अगर शुरू कर दूंगा तो मेरी आदत बनी रहेगी। जंबो की इतनी अक्लमंदी वाली बात सुनकर पीलू बोला, मैंने तो नए साल में गाना सीखने का सोचा था, पर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी आज से ही गाना सीखना शुरू कर देता हूँ ताकि नए साल पर तुम सबको एक मधुर गीत सुना सकूं। जंबो कुछ कहता इससे पहले ही पास से निकलता हुआ ढेंचू गधा उनकी बात सुनकर रुक गया और हंसते हुए बोला, अरे वाह, कितनी अच्छी बात सुनने को मिली है ठंडी हवा में। कितने दिनों से मेरा मन भी गाना सीखने को है, पर मेरे हुनर की कदर करने वाला इस जंगल में कोई भी नहीं है। कोई मुझे सिखाने को तैयार ही नहीं हो रहा है, पर उसके बाद भी मैं जो है अपने म्यूज़िक सिस्टम को चलाकर गाना सीखूंगा और तुम सबको सुनाऊंगा। तो पीलू ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम गाना मत सीखो। तो ढेंचू गधे ने कहा, क्यों? तो पीलू बोला, क्योंकि मैं आज से नाचना सीखने जा रहा हूँ और मैंने अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, और वहाँ से वो सरपट भाग गया। ढेंचू गधा आश्चर्य से बोला, लोग अपनी पसंद कितनी भी जल्दी बदल लेते हैं ना, अभी तो गाना सीखने के लिए कह रहा था। जंबो ढेंचू की बात सुनकर जोरों से हंस दिया और आगे बढ़ गया। सैर करते समय जंबो अपने बहुत सारे दोस्तों से मिला और सभी ने ठान लिया कि इस साल वे सब भी नए साल पर जरूर कोई ना कोई अपना एक संकल्प
पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए 1 महीने पहले से कोशिश करेंगे ताकि उनकी आदत बनी रहे। जंगल के राजा शेर सिंह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए फटाफट एक योजना बना डाली और किसी को इस बारे में बताया नहीं। अगली सुबह की सैर पर जंबो अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके दोस्त चुनमुन बंदर, नौनी बंदरिया, झुनझुन भालू, निफ्टी लोमड़ी और बंकू जिराफ था। चुनमुन बंदर खुश होते हुए बोला, ओहो, बेकार ही इतने साल मैंने पेड़ पर कूदते हुए बिता दिए। ताज़ी हवा की तो बात ही कुछ और है। कल से तुम भले ही ऊँघते रह जाओ, मैंने तो आना ही आना है, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता इतनी सुंदर सुबह देखने के लिए। तुरंत कूदकर बंदरिया बोली। तभी चुनमुन बंदर को आम से लदा हुआ एक पेड़ दिखाई दिया। तुरंत ही सारी सैर वैर भूलकर वो आम के पेड़ की ओर भागा। जैसे ही नौनी बंदरिया ने चुनमुन बंदर को आम के पेड़ की तरफ भागते हुए देखा तो वो जान छोड़कर ऐसे भागी जैसे पेड़ के सारे आम चुनमुन अकेले ही खा लेगा। मैं तो ऐसी लालची नहीं हूँ, ये दोनों बंदर बंदरिया तो बहुत लालची हैं, निफ्टी लोमड़ी ने अपनी झबरीली पूंछ हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम लालची हो, पर तुम्हें आम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम उन लोगों के पीछे नहीं दौड़ी। झुनझुन भालू झट से बोला। निफ्टी लोमड़ी ने झुनझुन भालू को खा जाने वाली नजरों से देखा और चुपचाप चलने लगी। थोड़े आगे जाने पर निफ्टी लोमड़ी को अंगूर की बेल दिख गई और वो झट से झाड़ियों के बीच से गायब होते हुए कहाँ चली गई कोई भी नहीं जान पाया। ओफो, ऐसा लग रहा है सब महीने भर से भूखे प्यासे हैं, ऐसा नहीं कि जरा सैर करने के बाद खा लें। झुनझुन भालू ने मुंह बिचकाते हुए कहा। तभी बंकू जिराफ अपनी लंबी गर्दन थोड़ी और ऊंची करते हुए बोला, अरे ये मधुमक्खी का छत्ता कितना बड़ा हो गया है, लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा शहद है। शहद का नाम सुनते ही झुनझुन भालू के पैर जैसे पत्थर के बन गए और वो मूर्ति की तरह वहीं पर खड़ा हो गया। होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, अब आज जरा पहला दिन है, इसलिए मैं इससे ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, बस इतना बहुत है। बंकू जिराफ मुस्कुरा दिया और जंबो हाथी के साथ आगे बढ़ गया। अगले दिन फिर सब दोस्त सैर पर निकले, पर आधे रास्ते ही में सब अपनी मनपसंद चीजों को खाने के चक्कर में एक के बाद एक करके गायब होते चले गए। अब सिर्फ जंबो और बंकू ही थे जो रोजाना की सैर पर जाते थे। पर एक दिन बंकू जिराफ सोया तो इतनी देर तक सोया कि वो सपने में ही उसने सैर कर ली। बस फिर तो रोज का रूटीन हो गया, वो आराम से सोता और सपने में जाके सैर कराता। पर जंबो हाथी अपने नियम का बड़ा पक्का था। वो रोज सवेरे सैर पर जाता और उसके बाद ही घर पर लौट कर आता और कुछ खाता पीता। नए साल के पहले दिन शेर सिंह ने सबको अपने घर पार्टी पर बुलाया। सभी जानवर खूब सज धज कर पार्टी पर पहुंचे और सभी ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। शेर सिंह मुस्कुराते हुए बोला, बहुत दिनों से मैं महामंत्री की तलाश कर रहा था, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किसे महामंत्री बनाऊं। आखिर 1 महीने के धैर्य के बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे किसे अपना महामंत्री बनाना है और मेरी तलाश जो है अब जाकर पूरी हुई है। सभी जानवर खुश होते हुए शेर सिंह के पास आ गए ताकि उनकी नाम की घोषणा होते ही वे तुरंत स्टेज पर चढ़कर फोटो खिंचवा सके। सिर्फ जंबो ही था बेचारा जो सबसे पीछे खड़ा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि इतना बड़ा महामंत्री का पद उसे तो मिलना नहीं था, इसीलिए उसने सबको आगे जाने का रास्ता दिया। तभी शेर सिंह की आवाज गूंजी, आज से जंबो मेरा महामंत्री है। महाराज, आपने शायद कोई गलत नाम ले लिया है। निफ्टी लोमड़ी आगे आते हुए बोली। नहीं नहीं, मैंने कोई भी गलत नाम नहीं लिया है। मैंने तुम सबको देखा, पर तुम सब कभी खाने के पीछे, कभी सोने के पीछे और कभी नए नए बहाने बनाकर खुद को ही धोखा देते रहे। पर सिर्फ जंबो ही पूरे जंगल में ऐसा है जिसने पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने संकल्प को पूरा किया। शेर सिंह की बात सुनते ही सबको अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई और उन सभी ने खुशी खुशी जंबो के लिए तालियां बजाई।
जम्बो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी ढेंचू गधा आगे आते हुए बोला, महाराज, मैंने भी किसी तरह पूरी लगन से गाना गाना आखिर सीख ही लिया, अगर आप कहें तो सुना दूं। और ढेंचू के ये कहते ही शेर सिंह का घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। तो ये थी मेरी कहानी जम्बो का नया साल। और अब मैं आपको अपनी अगली कहानी सुनाने जा रही हूँ, शांता बुआ। शक की कोई दवा नहीं होती है, अमीश ने अखबार पढ़ते हुए कहा। शक नहीं कर रही हूँ, अपनी इन्हीं 2 आंखों से देखा है उन्हें डस्टबिन से सामान उठाते हुए, मधु ने चिल्लाते हुए कहा। मधु के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शांता बुआ हमारे घर में तुम्हारे आने से भी पहले से काम कर रही हैं, मुझे उन पर अपनी माँ की तरह विश्वास है। अच्छा, तो अब घर की नौकरानी तुम्हारी माँ हो गई और तुम्हारी बीवी तुम्हारी दुश्मन, मधु ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। उन्हें नौकरानी मत कहो, जब से होश संभाला है तब से उन्हें माँ की तरह देखभाल करते देखा है मैंने। मतलब कि तुम नहीं मानोगे कि वह कूड़े में से सामान चुराती हैं, मधु ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी करते हुए कहा। अमीश ने गुस्से में अखबार को एक कोने में पटका और तेज स्वर में बोला, कोई अपने ही घर में चोरी करता है क्या? वो 20 सालों से भी ज्यादा से इस समय से इस घर में काम कर रही हैं। किसी के घर में सालों काम करने से ईमानदारी का ठप्पा नहीं लग जाता। यहाँ आसपास में कितने सारे ऐसे घर हैं जिनमें इतने बड़े बड़े कांड होते हैं और जिनके घर के बुढ़े बुढ़े नौकर ही इन सब सारा कामों को अंजाम देते हैं और सारा सामान चुराकर चंपत हो जाते हैं। हे भगवान, पर वो कूड़े की गंदगी क्यों चुराएंगी? अमीश ने कुर्सी पर पसरते हुए कहा। पता नहीं तुम वकील कैसे बन गए। ये जो काला कोट है ना, ये बेकार सिलवाया है तुमने। अच्छा होता कि किराए पर कहीं से मांग लिया करते। अमीश ने आंखें मूंद ली। वो जानता था कि शांता बुआ का पक्ष लेकर उसने बरैया के छत्ते में अपना हाथ डाल दिया है। मधु ने पानी का एक घूंट भरा और गला तर करके आराम से बोली, मैंने कब कहा कि वो कूड़ा चुरा रही हैं? मैं कह रही हूँ कि पहले वो कूड़ेदान में हमारे घर का महंगा सामान डाल देती हैं और फिर बाद में कूड़ेदान में से निकाल कर ले जाती हैं। अमीश का खून खौल उठा, पर वो मधु के लड़ने की क्षमता को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए धीरे से बोला, कौन सा तुम्हारा बहुमूल्य खजाना चोरी हो गया, जरा मुझे भी बता दो। मधु चीखते हुए बोली, अरे जब डाका पड़ जाएगा, डकैती पड़ जाएगी, तभी चलोगे क्या उनके कमरे की तलाशी लेने? अमीश ये सुनकर कांप उठा। उसने थूक निगलते हुए कहा, तलाशी? किसकी? अरे किसकी क्या, शांता बुआ की। अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई हैं। इतनी जल्दी हमारा सामान कहीं ठिकाने नहीं लगाया होगा। चलो चलकर जल्दी से देखते हैं कि क्या चुरा कर ले गई हैं। अमीश के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने धीरे से कहा, अम्मा अगर ऊपर से ये सब सुन रही होंगी तो उनकी आत्मा रो दी होगी। अरे बहुत खुश हो रही होंगी कि जिस पर सालों साल विश्वास करके अपनी बहन की तरह रखा, वही उनके जाने के बाद उनके घर में चोरी कर रही है। अमीश ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा। तुम्हें पुलिस कचहरी थाना जो करना है कर लो। अरे वाह, क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारे अच्छे अच्छे जाएंगे। मैं अकेली औरत बेचारी कहाँ कहाँ दौड़ती फिरूं। चांद पर नहीं जाना है। शांता बुआ हमारे आउट हाउस में रहती हैं और वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम जिस तरह से सप्तम सुर में चिल्ला रही हो, तुम्हारी आवाज़ आराम से उनके घर तक पहुंच गई होगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी चलो, कहते हुए मधु ने अमीश के चेहरे पर अपनी नज़रें टिका दी। अच्छा, जब इतनी बातें बता रही हो तो एक ज्ञान मुझे और दे दो कि माँ उनके लिए हर महीने 10,000 रुपये देने को बोल गई हैं। वो मैं देता हूँ। इसके अलावा उन्हें अलग से 5,000 रुपये बाबूजी के बैंक से मिलते हैं। रहना, खाना, बिजली, पानी, उन्हें किसी भी चीज़ का एक भी रुपया देना नहीं पड़ता। खाना वो दोनों समय हमारे घर में खाती हैं। तो भला वो नहीं, उनको तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मतलब उनकी जगह अगर कोई भी होता तो वो भला चोरी क्यों करेगा? अमीश की बात सुनकर मधु सकपका गई और बोली, अब इतना लंबा चौड़ा भाषण
ना मेरे पास सुनने का समय है और ना हिसाब करने का। अमीश मधु के चेहरे पर आ रहे और जा रहे भावों को बड़े गौर से देखता रहा। ये चेहरा तो अपराधी का होता है जो लगातार झूठ बोल रहा होता है, उसने मन में सोचा। फिर वो बोला, चलो अच्छा चलते हैं शांता बुआ के पास, आज चलकर चोरी पकड़ते हैं, मैं बस चप्पल पहन कर आया। मधु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे शांता बुआ फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। जब देखो तब उपदेश, थाली में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, सूरज ढलने पर दीपक लगाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, दिन भर में अगर कभी कोई जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, गाय की रोटी तो ज़रूर निकालनी चाहिए, हम एक रोटी कम खा लें तो चलेगा, पर गाय तो मूक पशु है, अपनी भूख भला किसे बताएगी, और भी न जाने क्या क्या। मधु को ये सब बातें जो थी शांता बुआ की एक भी नहीं अच्छी लगती थी। उसने सोचा चलो बहुत अच्छा है, अब जो है रोज रोज के इस प्रवचन से आखिर अब छुटकारा मिल ही जाएगा। तभी अमीश कमरे के बाहर आया और बोला, चलो वाह, तुम्हारी बुद्धि अगर ऐसी ही चलती रहे तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। कहते हुए मधु तेज कदमों से चलने लगी। अमीश अम्मा के नहीं रहने के बाद आज पहली बार शांता बुआ के कमरे में जा रहा था। उसने कई बार सोचा कि बुआ का कमरा देख आए, पर उसने जब भी आने के लिए कहा तो बुआ ने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। उसे भी लगा कि मधु तो हर दूसरे तीसरे दिन उनकी ज़रूरत का सामान देखने जाती है, उन्हें पैसे देने जाती है, तो फिर भला उसके जाने की क्या ज़रूरत है। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वो एक बार छत से गिर गया था और शांता बुआ ने अपना खून देकर उसे जीवन दान दिया था। अम्मा के हाथ में सब्जी की टोकरी देखकर जब गाय अम्मा के पीछे बदहवास सी दौड़ी थी तो शांता बुआ अम्मा के सामने जाकर खड़ी हो गई और गाय ने गुस्से में शांता बुआ को अपने नुकीले सींगों से उछालकर दूर फेंक दिया था। बेचारी महीनों तक शांता बुआ दर्द के मारे लंगड़ाकर चलती रही थी और वो नासमझ उनकी नकल उतार कर हंसता था। पुरानी बातों को याद करते हुए अमीश की आंखें भर आईं। उसकी तंद्रा मधु की तेज आवाज से टूटी। वह शांता बुआ के कमरे के बाहर खड़ी एक औरत से चीख चीख कर उनके बारे में पूछ रही थी। उस औरत ने कमरे के अंदर झांक कर कुछ कहा और कुछ ही पलों बाद हमेशा की तरह शांता बुआ मुस्कुराते हुए चेहरे से निकली। अमीश को देखते ही शांता बुआ का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह हंसते हुए बोली, अरे तुम क्यों परेशान हुए, मैं तो आ ही रही थी बर्तन करने। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, अब ये बताओ कि आप कूड़ेदान से क्या निकाल कर लाई हो। शांता बुआ का चेहरा शर्म और अपमान से स्याह पड़ गया। उन्होंने नजरें नीची कर ली और पल्लू से अपनी आंखें पोंछ ली। बोलिए, क्या लेकर आई हैं आप, और ये रोने धोने का नाटक मत करिए, मधु ने गुस्साते हुए कहा। उन्होंने धीरे से कहा, मैं आज ही कमरा खाली कर दूंगी। अरे ऐसे कैसे खाली कर देंगी, पहले हमारे घर से जो सामान चुराया है उसके बारे में तो बताओ। अमीश सिर झुकाकर चुपचाप कमरे के बाहर ही खड़ा रहा। उसका मन हो रहा था कि वो हाथ खींचकर मधु को तुरंत वहां से ले जाए। तभी मधु आई और अमीश का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गई। कमरे को देखकर अमीश को जैसे चक्कर आ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतनी बुरी दुर्दशा की तो कल्पना उसने अपने ख्वाबों में भी नहीं की थी। कमरे का प्लास्टर बुरी तरह से उखड़ा हुआ था। एक कुर्सी थी जिसकी चौथी टांग पर छोटा सा गत्ते का टुकड़ा लगाकर उसे बैठने लायक बनाया गया था। कमरे की छत एक तरफ से पूरी सीली हुई थी। कमरे की खिड़की में कांच भी नहीं था, जिससे लगातार ठंडी हवा आ रही थी। अमीश ने नजरें घुमाई तो एक तरफ कुछ बर्तन और डिब्बे पड़े हुए थे। पलंग पर कई जगह से कपड़ा जोड़कर फटी हुई चादर को बैठने योग्य बनाया गया था। एक दीवार पर अम्मा बाबूजी की फोटो टंगी हुई थी, पर उसका कांच चिटका हुआ था। उसे लगा जैसे बाबूजी और अम्मा उसे ही देख रहे थे। उसने अपनी पलकें पोंछी और आंखें बंद कर लीं। तभी मधु चिल्लाई, बता क्यों नहीं रही हो कि क्या चुराया था। शांता बुआ जो कि दीवार के सहारे
घुटनों के बीच मुंह छिपाए बैठी हुई थी, चुपचाप बैठी रही। दरवाजे पर मधु का चीखना चिल्लाना सुनकर तमाशबीनों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी उन्हीं में से एक वृद्ध महिला अंदर आई और बोली, बेटा, जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे शांता को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, पर तुम्हारी पत्नी ये जो इतना चीख रही है, इसने दाने दाने को इन्हें तरसा दिया। वो इनके पूरे पैसे खा जाती है और सारा दिन जानवरों की तरह इनसे घर का सारा काम करवाती है। तभी एक दूसरी औरत आई और बोली, हम तो कितनी बार कह चुके हैं कि जब बर्तन ही रगड़ने हैं तो कहीं और का काम पकड़ लो, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे, पर तुझमें तो जैसे इनके प्राण बसते हैं। कहती हैं कि एक अमीशी तो है जो मेरी चिता को आग देगा। अमीश ने आंसू भरी आंखों से बुआ की तरफ देखा और उनके पास जाकर जमीन पर बैठ गया। जैसे ही अमीश ने बुआ के हाथों पर अपना हाथ रखा तो बुआ ने सिर धीरे से ऊपर उठाया। आंसुओं से तरबतर और सूजी हुई लाल आंखों से उन्होंने अमीश को देखा और सिसकते हुए बोली, पैरों की बिवाई बहुत फट गई है, खून निकलता है, बहुत दर्द होता है, इसीलिए ये। कहते हुए उन्होंने मुट्ठी खोल दी। उनके हाथों में अमीश के 2 पुराने मोजे थे जो इलास्टिक ढीली होने के कारण अमीश ने आज ही सुबह डस्टबिन में फेंके थे। ये थी मेरी कहानी शांता बुआ। तो आज मैंने आपको 2 कहानियाँ सुनाई। फिर आगे अवसर आएगा तो मैं आप सबके सामने फिर से अपनी कहानियाँ लेकर प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।